साइन चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबका बहुत बहुत स्वागत है एक दूसरी सेशन में। और आज हम लोग चल रहे हैं बिहार एसएससी के दूसरी सेशन को लेकर के, जिसमें 25 सवाल करेंगे। बहुत बेहतरीन बेहतरीन लेवल का सवाल करेंगे। क्लियर है? तो आप शुरू से लेकर के अंत तक खूब बढ़िया से वीडियो को देखिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यदि इस पूरे क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो कोचिंग के नाम से ही, टैलेंट मैथमेटिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? बिहार एसएससी के चाहे आप ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देना हो या फिर इंटर लेवल का एग्जाम देना हो, जिसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, दोनों के लिए आप तैयार रहिए। ये सेशन दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 बोर्ड मास का सवाल है, लेकिन काफी बेहतरीन सवाल है, लॉजिकल सवाल है। सवाल इतनी जबरदस्त है कि यदि आप हल्का सा मिस्टेक करेंगे तो सवाल का आंसर गलत आ जाएगा। सवाल नंबर 1 जरा सा देखा जाए। कहा गया है, कहा तो कुछ नहीं किया, सॉल्यूशन करना है इसको। अभी बोर्ड मास का सवाल है तो ऐसा करिए कि ब्रैकेट चलेंगे तो ये 11x हो जाएगा, है ना, 11x हो जाएगा। और 12.54 से इसको काटा जाए, दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 2 जीरो आएगा और इससे ही 2 मरतबे कटेगा, यानी 200। तो 200 प्लस 11x बराबर 200। 11x का मान 200 जाके घटेगा तो 0, तो x का मान 0। ऑप्शन नंबर कौन? बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब बोर्ड मास का सवाल था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सेट की गई थी कि यदि आप 2508 को 12.4 से डिवाइड करेंगे तो जो परिणाम आएगा वो 200 आएगा। ये सवाल आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ही 2 मरतबे कटेगा और दशमलव हटेगा तो ऊपर में 2 जीरो जाएगा, तो 2 गुने 100 यानी 200। क्लियर है? सवाल नंबर 1 क्लियर हो गई। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखा जाए जरा सा। कहा गया है कि इस समानांतर श्रेणी का 12वां पद का मान क्या होगा। किसी भी समानांतर श्रेणी का बाबू यदि एनिमी टर्म का मान मालूम करना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमेशा याद रखें, यदि किसी समानांतर श्रेणी के अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का एनिमी टर्म निकालना है तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमको कौन वाला टर्म चाहिए? 12वीं टर्म। तो 12 टर्म का जो मान होगा बाबू वो होगा a बोले तो पहला टर्म 142 और प्लस में n माइनस 1, तो 12 में से 1 घटेगा तो 11 इंटू में डिफरेंस। डिफरेंसेज यहां से जब लेते हैं तो आता है 6 का, तो 11 छक 66 और 66 में 142 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 202। 202 ही आएगा ना, 208 आ जाएगा। 208 सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? सी। किसी भी समानांतर श्रेणी का एनिमी पद का मान मालूम करना हो तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर एक बात और रखें कि समानांतर श्रेणी का यदि n टर्म का सम लाना हो तो वो हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात भी आप माइंड में रखें, क्योंकि ये भी आपको जरूरत आगे चल करके पड़ेगी। क्लियर है? 1 मिनट। चलिए सवाल नंबर आइए 3। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 9 है और x प्लस वाई का मान 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत सुंदर सवाल है। यदि 2 इक्वेशन है तो आप हल भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा इक्वेशन है तो वैल्यू पुट कर लीजिए कि x प्लस वाई का मान 3 है, यानी x 2 और y 1, तो हो जाएगा 3। और 2 के क्यू हो जाएगा 8 और 1 के क्यू हो जाएगा 1, जोड़ेंगे तो 9 भी हो जाएगा, यानी x का मान 2 और y का मान 1। निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। ऑप्शन नंबर कौन? डी। वैल्यू पुटिंग से ही बना लीजिए।
समीकरण थोड़ा बड़ा होता तो हम लोग वैल्यू पुटिंग से ना बना करके फार्मूला को लगाते, एक्सप्लेन करते अच्छे ढंग से, लेकिन समीकरण इतनी छोटी दी गई थी कि आप वैल्यू पुटिंग से भी सोच सकते हैं। रीजनिंग का यदि छोटा सा नॉलेज है तो, और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के नॉलेज तो डेफिनेटली होनी चाहिए आपको। रीजनिंग में पकड़ से ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट ऑफ माइंड का। जो सवाल देख रहे हैं उसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या लगाया जा सकता है। जैसे ये सवाल था, अभी हम लोग 2 और 1 सोच करके बना लिए। क्लियर है भाई? सवाल नंबर आ जाओ बाबू 4। अब 4 नंबर सवाल को जरा देखा जाए कि किसी थैला में लाल और हरी गेंद की संख्या का अनुपात 4:9 है। रेड और ग्रीन की रेशियो 4:9 है। 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर दिया जाता है तो हरा गेंद का हरे गेंद का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ध्यान से देखिए, तो थैला में हरी गेंद की संख्या कितना है बताइए, ध्यान से सुनिएगा। पहले रेड और ग्रीन की संख्या का अनुपात 4:9 है, बाद में 7 गो लाल गेंद ऐड किया, तो यदि बाद में 7 गो लाल वाला गेंद ऐड किया तो ग्रीन वाला गेंद को सेम करिए, ग्रीन वाला गेंद को सेम करिए, क्योंकि आपने ऐड जो किया है वो रेड वाला बॉल में किया। तो रेड वाला बॉल में जब आप बॉल ऐड करेंगे 7, तो रेड की संख्या बढ़ जाएगा बट ग्रीन की संख्या नहीं बढ़ेगा। तो ग्रीन को सेम करना है तो ऊपर गुना कर दीजिए आप कितना से, 2 से, और नीचे गुना कर दीजिए 3 से। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां भी 2 से गुना और यहां भी 3 से गुना। क्लियर हो गया? यहां देख लीजिए कि ग्रीन यहां 18 हो गए और ग्रीन यहां 18 हो गए, मतलब ग्रीन सेम हो गया। ग्रीन सेम हो गए तो रेड में पहले 8 था और बाद में 15 हुआ, तो 8 से 15 होने का मतलब कितना का वृद्धि हुआ? 7 का हुआ ना। तो वृद्धि रियल में 7 हुआ है गेंद। देख लीजिए गेंद का एगो 7 गो, और यहाँ अनुपात में कितना? 7 गो, तो 7 से भाग दीजिए। निकालना है ग्रीन वाला तो 18 से गुना कर दो, तो कट करके आ जाएगा 18 गो। ऑप्शन नंबर कौन भाई? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहां पर मेन चीजें समझनी ये थी कि यदि पहले रेड और ग्रीन का रेशियो दिया है, बाद में केवल और केवल लाल गेंद 7 को ऐड कर रहे हैं, तो लाल गेंद आप ऐड करेंगे तो रेड गेंद की संख्या बढ़ जाएगा, बट ग्रीन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ग्रीन की संख्या को हम लोग क्या करेंगे? सेम करेंगे। क्लियर है? सवाल को मजेदार तरीके से धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल दिए गए हैं, बहुत बेहतरीन, मतलब कौन, और वो सवाल है जो एग्जाम में भाई एज इट इज आने की संभावना 100% होती है। आप देखिए, खुद पर भरोसा रखिए और हम पे भरोसा रखिए। यदि आप बिहार एसएससी की एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे या इंटर लेवल पे, तो हम आपको मैथ की 100% गारंटी लेते हैं कि मैथ में 25 सवाल में 25 के 25 प्री में भी और 25 के 25 मेंस में भी हम आपसे बनवा लेंगे। ये जिम्मेवारी मेरी है, बशर्ते एक भी सेशन को मिस मत करिएगा, एक भी सवाल को मिस मत करिएगा। बस खाली आप शुरू से लेकर के अंत तक सेशन को और सारे सेशन को देखा करिए। 1 घंटा का तो समय लगता है, 8 से 9 प्रत्येक दिन जुड़ा करिए। क्लियर है? बाकी मंजिल झुकेगी ये हम वादा करते हैं, मंजिल झुकेगी ये हम वादा करते हैं। आपके साथ हम हैं और आपके और हमारे साथ आप हैं। आइए सवाल जरा सा देखा जाए कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है। यदि दर 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितना का वृद्धि होगा वो बताना है। बड़ा सुंदर सवाल है, अब सोच के देखो। तो 3 वर्ष में 4% की दर से बढ़ेगा तो टोटल वृद्धि हो जाएगा 12%। बोलिए टोटल वृद्धि हो जाएगा क्या परसेंट? 12%। 4% रेट बढ़ा है, मतलब 1 साल में 4% ब्याज अब ज्यादा मिलेगा, तो 3 साल में कितना ज्यादा मिलेगा? 4 या 12%। तो टोटल प्रिंसिपल का 12% बढ़ेगा, यानी 8,800 का 12% निकालिएगा तो आ जाएगा 12×8 = 96 रुपया वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ गए? ऐसे भी देखिए कहा गया है कि पालोगे कुछ भी बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए, पालोगे कुछ भी बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए, जला दोगे दुनिया को अपने आग से,
बस एक चिंगारी होनी चाहिए। तो उस चिंगारी को लेकर के आप प्रत्येक दिन 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप हमसे जुड़िए और हम 100% कहते हैं कि रिजल्ट की 100% गारंटी है, बशर्ते आप सारी सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए। क्लियर है? आइए सवाल नंबर नेक्स्ट। किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थी के लिए 22 दिनों का इतना केजी गेहूं का भंडारा है। 5 दिन बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं तो सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं, तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थी के लिए पर्याप्त होंगे? ध्यान से देखने की जरूरत है। 105 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन था? 22 दिन का। 14 दिन बाद आदमी लोग आया तो 22 दिन में 14 दिन खा लिया तो कितने दिन का बचा हुआ है? 8 दिन का। तो 105 आदमी के लिए 8 दिन का भोजन बचा हुआ है। 105 आदमी के लिए 8 दिन का भोजन बचा हुआ है। अब कहता है कि और विद्यार्थी छात्रावास में आ गए तो यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक चलेगा? जरा सा मैं इसमें कुछ न कुछ मिसिंग है, और क्योंकि कुछ विद्यार्थी आया है, एक बार दोबारा से पढ़ लो कि किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थी के लिए 22 दिन का इतना केजी गेहूं का भंडारा है। 5 दिन के बाद 14 और विद्यार्थी। अच्छा 5 दिन बाद बोला है भाई। रुको। 105 आदमी के लिए भंडारा था कितना दिन का? 22 दिन का। बट 5 दिन के बाद 14 को और आया तो 22 दिन में 5 दिन खा लिया तो बचा कितना दिन का? 17 दिन का। 17 दिन का भोजन बचा हुआ है। अब इस 17 दिन को भोजन को खाने के लिए 14 विद्यार्थी और शामिल हुआ। तो 105 में 14 विद्यार्थी और शामिल होगा तो विद्यार्थी अब खाएंगे कितना भाई? 105 और 14 119 को। क्लियर है? तो कितने दिन चलेगा? 17 7 119, 15 7 105, चलेगा 15 दिन। सवाल का उत्तर हो जाएगा ए। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि दोनों समय में भोजन इतनी टोटल क्वांटिटी रख रहा है। क्लियर है? उसका कोई काम नहीं। देखिए, जिसकी जरूरत नहीं है उसको लेकर के चलने का कोई मतलब नहीं बनता। समझ गए? 12 नहीं आएगा, 15 आएगा। सवाल नंबर, आइए नेक्स्ट। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कहता है। 7 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, चोरा और सिपाही वाला है। चोरा और सिपाही वाला सवाल बहुत मजेदार ढंग से और बहुत बार पूछा जाता है। सुनिए, एक चोर x किलोमीटर पर आवर की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है और एक सिपाही 6 घंटे बाद उसे पकड़ लेता है। यदि सिपाही की औसत गति 90 है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति ज्ञात कीजिए, कितना होगा? सुनिए, एक चोर x की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, एक सिपाही 6 घंटे के बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर पर आवर में कितना है? अरे इसमें दिया है नहीं कि चोर से सिपाही कितना देर आगे भागा है, देना चाहिए था। एक चोर x की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, एक सिपाही ने 6 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। सुनो, 6 घंटे बाद पकड़ लिया तो यदि सिपाही की औसत गति 90 रहा हो तो चोर की साइकिल की गति कितना? डाटा मिसिंग है, इसमें दूरी का जिक्र नहीं है, तो डाटा मिसिंग है। इसमें कहीं ना कहीं दूरी देनी चाहिए थी, कितनी दूरी पर पकड़ा गया है, लेकिन नहीं दिया है। समझ में आया? सुनिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज, बहुत बेहतरीन सवाल है, मतलब मेंसुरेशन की सवाल बड़ी जबरदस्त है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार के बीच का अंतर 7 है और उसके क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, कितना होगा? ध्यान से देखने की जरूरत है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके आधार और, ध्यान से देखिए, ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 है। मतलब एक का लेंथ x होगा तो एक का लेंथ x प्लस 7 हो जाएगा। अंतर 7 है, मतलब एक का x
तो ए गो का हो जाएगा x प्लस 7। और सवाल में दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30, क्षेत्रफल का मतलब हो जाता है हाफ इंटू लंब गुने आधार, हाफ इंटू लंब गुने आधार x प्लस 7। ये हो गए एरिया, लेकिन एरिया बराबर 30 दिया है। अब यहां से 30 दूना 60 हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर में कितना भाई, 30 दूना 60। अब x के जगह हम लोग सोच सकते हैं, तो सोच लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यदि मैं सोचूं ना और बनाने का प्रयास करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुश्किल तो नहीं कह सकते कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा टाइम टेकन हो जाएगी। तो आप करिएगा कि x का मान सोचो कि क्या रखूं ताकि दोनों को गुना करने पर आ जाना चाहिए 60, दोनों को गुना करने पर आ जाना चाहिए 60 भाई। तो 12 पंचे 60 होता है, याद करो तो 12 पंचे 60 होता है कि नहीं होता है। यदि मैं x के जगह 5 रख दूं तो 5 और 7 12 होता है ना, गुना करने पर 60 हो जाएगा। यानी x का मान 5 है, तो ये वाला लेंथ 5 हो गया, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 5 7 12, ये 5 है, ये 12 है, तो ये वाला एंगल कितना, साइड कितना होगा, 13। तो सवाल कहता है कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, कितना होगा। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 12 और 5 17, 17 और 13 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहां पर आप वैल्यू पुटिंग से ही लाने का प्रयास करिए। दो इक्वेशन है, x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 30। तो अब वैल्यू पुटिंग सोचो कि x के जगह क्या रख दे ताकि LHS और RHS बराबर हो जाए। x के जगह 5 सोचे, तो ये 5 ये 12 है, तो ये 13 होगा, क्योंकि 5 12 13 होता है राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में आपको 2 डाटा याद होता है, तीसरा अपने मन से निकालनी होती है। क्लियर है। जब कभी भी यदि ट्रिगो का सेशन कराएं हम आपको, तो आप वहां पर पढ़ लेंगे, बहुत सारा ट्रिपलेट हम आपको याद करा देंगे। समझ गए। सवाल नंबर आइए 9। देखिए 9 क्या कहता है कि धारा के विपरीत में 75 किलोमीटर दूरी तय करने में नाविक 12 घंटा का समय लेता है। ध्यान से देखें, धारा के विपरीत में स्पीड होता है b माइनस डब्ल्यू, और 75 दूरी चलने में 12 घंटा लिया है, तो 3 4 तिया 12 25 तिया 75, यानी 25/4। क्लियर है। दूरी बटा समय किए तो चाल आया 25/4। आगे क्या कहता है, 25/4 को तोड़िए दो तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 6.25, 6.25 यहां रख देंगे 6.25। आगे कहता है जबकि धारा के दिशा में उतना ही दूरी तय करने में 7.5, तो धारा के दिशा में चाल b प्लस डब्ल्यू। वही दूरी का मतलब 75, वही दूरी का मतलब 75 किलोमीटर 7.5 घंटा में, 7.5 ऊपर हटेगा तो 10 जाएगा, तो इसे ही कट करके आ जाएगा b प्लस डब्ल्यू का मान 10। ध्यान से देखिएगा, धारा के विपरीत में स्पीड होता है b माइनस डब्ल्यू और धारा के साथ में स्पीड होता है b प्लस डब्ल्यू। ये दो डाटा कभी भी मालूम होना तो बोट की चाल होगा दोनों के जोड़ के आधा, और वाटर की चाल होगा दोनों के घटा के आधा। निकालना किसकी है, धारा की गति, धारा यानी वाटर, वाटर यानी दोनों को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 पॉइंट घटेगा तो 3.75/2, 3.75/2 करेंगे तो 1.87 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी सवाल का आंसर। क्लियर है। यदि इस सवाल में बोट की स्पीड आपसे पूछता तो दोनों के जोड़ करके हाफ कर देते, और वाटर की स्पीड पूछा है तो दोनों के घटा करके आधा कर दीजिए। क्लियर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए जरा सा। अब ये ट्रिगो की सवाल है भाई। 10 नंबर सवाल गौर करिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस टेन के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। सुनो, यदि मैं इसको हल्का सा सोल्व करता हूं ना
तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर होता है कितना डिग्री पे, तो आप कहेंगे कि 45 डिग्री पे बराबर होता है, यानी थीटा का मान 45, थीटा का मान 45। साइन थीटा और कोस थीटा कितने डिग्री पे बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे कि 45 डिग्री पे। तो यदि 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, इसका मतलब एंगल के मान 45 है, तो यहां पर 45 रख लीजिए। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, 1/√2 के पावर 4 करिएगा तो 1/4। कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 के पावर 4 करिएगा तो 1/4। और tan 45 डिग्री के मान 1, 1 के पावर 4 तो 1। एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 4 एकम 4, 4 2 6 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 1/√2 के पावर जब 4 करिएगा, इसके पावर 4 करिएगा तो आ जाएगा 1 कितना 4, क्योंकि ये वाला 4 बार गुना हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक 4 बना लेगा। क्लियर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 11 आयु संबंधित प्रश्न। यदि आप बिहार एसएससी का प्रीवियस पेपर देखें तो उसमें आप देख पाएंगे कि हर एग्जाम में जितने भी शिफ्ट हुए हैं या जितने भी अब तक हुआ है, 2 बार आया है, तीसरा बार आया है, 2 बार पहले एग्जाम हो चुके हैं, उसमें एज प्रॉब्लम का सवाल थोड़ा सा खतरनाक दिया हुआ है, मतलब डिफिकल्ट दिया हुआ है। कुछ पार्ट रीजनिंग का और मैथ का मिला करके एज प्रॉब्लम दे दिया है, तो आप एज प्रॉब्लम पे काम ज्यादा करके जाइए। हम आपको रोज एक सवाल कराएंगे एज प्रॉब्लम का, समझ गए, रोजाना, ताकि रीजनिंग वाला भी आपका ठीक हो जाए और मैथ वाला भी ठीक हो जाए, क्योंकि रीजनिंग में भी ना एज प्रॉब्लम पूछ दिया जाता है। समझ गए। सवाल आइए 11 भाई, कहता है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरा भाई के आयु से एक की आयु 4/5 के बराबर है। ये क्या बोला है भाई, मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद के आयु के बराबर था, तो मेरी वर्तमान आयु कितना वर्ष का है। ध्यान से देखिए, मेरी यानी ये मेरी वर्तमान आयु का 3/7 यानी a का 3/7 मेरे चचेरे भाइयों में से एक के आयु के 4/5 भाग के बराबर है, यानी b के 4/5 भाग के बराबर है। ध्यान से देखिएगा भाई, a हुआ मैं और b हुआ मेरा चचेरा भाई, तो मेरे उम्र का 3/7 और मेरे भाई के उम्र के 4/5 आपस में क्या है, बराबर है। 5 तिया 15a बराबर 7 चौका 28b, तो यहां से a अनुपात b हो जाएगा कितना, 28:15। क्लियर है। यानी इसको बोल दीजिए आप 28x और इसको बोल दीजिए आप 15x। क्लियर है। अब कहता है कि 3 साल पहले मेरी आयु उसके अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। ध्यान से सुनिए, मेरे आयु के 3 साल पहले यानी 28x - 3 और मेरे भाई के उम्र के 10 साल बाद यानी 15x + 10 के क्या है, बराबर है। मेरे उम्र के 3 साल पहले वाला और मेरे भाई के 10 वर्ष बाद वाला के उम्र के बराबर है। यहां से जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो आ जाएगा, देखिए 15x इधर आके घटेगा तो बन जाएगा 13x बराबर 3 जाके जुटेगा तो 13 हो जाएगा, 13 से ही 13 कट जाएगा तो x बराबर 1। x बराबर 1 यानी इसका उम्र 28 और इसका उम्र 15 वर्ष और 28 वर्ष वर्तमान आ जाएगा। मेरी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो आंसर 28 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए, एज प्रॉब्लम की जो सवाल होती है ना, वो थोड़ा सा लॉजिकल सेट किया जाता। तो पहले क्या करिएगा कि एज प्रॉब्लम के सवाल को ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, मतलब बहुत सारा भाषा को एक साथ पढ़ करके आप आगे की तरफ ना बढ़ जाए। पहले भाषा को जितना पढ़ लिए उतना नोट डाउन करके वो उस पर इक्वेशन बनाने का प्रयास करिए। समझ गए। क्योंकि देखिए, एज प्रॉब्लम का जो सवाल होता है, कुछ सवाल इक्वेशन बेस्ड हो जाते हैं, कुछ सवाल रेशियो बेस्ड हो जाते हैं, कुछ सवाल डाटा बेस्ड हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि सवाल कैसा बनाया गया है।
जैसा सवाल बनाएगा वैसा स्टेप लेंगे, लेकिन एक बार पूरा हरा के मत पढ़ दीजिएगा। थोड़ा सा पढ़िए, उसका स्टेप लीजिए, फिर से थोड़ा सा पढ़िए, उसका स्टेप लीजिए। एज प्रॉब्लम को सोल्व करने का यही एक तरीका है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, सवाल नंबर नेक्स्ट। बाकी वो मेरी जिम्मेवारी है कि एज प्रॉब्लम हो या एवरी कोई भी टॉपिक हो जाए आपके सामने मैथ में, बरियार कैसे होगा, तेज स्पीड कैसे होगा, एग्जाम में हमला डायरेक्ट कैसे होगा मिसाइल से, वो हम आपको करा देंगे। रोजाना केवल सुबह में 8 बजे से 9 बजे तक आप सेशन में जुड़िए जरूर। सुबह में 8 से 9 और शाम में 7 से 8 है शायद ग्रुप डी का सेशन। क्लियर है? आइए ध्यान से देखिए। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है, इसका मतलब 10 रुपया क्या है भाई? अंतर। 10 रुपया क्या है? अंतर। 10 रुपया अंतर किसके किसके बीच का है? तो CI और SI का अंतर है। क्या है भाई? CI और SI का अंतर है। तो याद रखना, CI और SI का अंतर देगा तो परसेंटेज रेट को भिन्न में चेंज करिए 1/20। 5% के भिन्न में मान 1/20। नीचे वाला के स्क्वायर करके गुना कर दो। यदि टाइम 2 साल है तो नीचे वाला के स्क्वायर करके गुना कर दो, तो 20 के स्क्वायर हो जाएगा कितना? 400। तो आंसर आ जाएगा कै हजार? 4000 सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम दोबारा से समझा देते ताकि आप डाउट में ना रहे। सुनो एक बात, कभी भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे 10 रुपया। 10 रुपया नहीं, मतलब कितना भी दे, लेकिन दिया है कितना? 10 रुपया। कभी भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे तो रेट को भिन्न में चेंज करिए और नीचे जो आया उसका स्क्वायर करके गुना कर दो। तो भिन्न में इसको चेंज करिएगा 1/20, 20 के स्क्वायर 400 से गुना कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 4000 सवाल का उत्तर हो जाएगा। कंडीशन, टाइम 2 वर्ष होनी चाहिए और अंतर होना चाहिए। दिस इज कौची बाबू? अंतर। किसके किसके बीच का अंतर? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। समझ गए? सवाल नंबर, आइए नेक्स्ट। 13 नंबर सवाल को आप देखिए। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा। डाला हुआ है बाबू पीडीएफ टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाला हुआ है। सेशन स्टार्ट होने से पहले ही डाला जाता है, चाहे वो ग्रुप डी वाला हो या फिर ये CGL वाला हो। सुनो, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ध्यान से देखिए, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है और दूसरा में 7:3 है। ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। कहता है कि दोनों मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों बर्तन को आपस में मिला करके एक तीसरा बर्तन को तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या करें कि वॉल्यूम को सेम करिए। दोनों बर्तन का वॉल्यूम जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो इसका वॉल्यूम 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और इसका वॉल्यूम 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम सेम नहीं है तो ऐसा करिए कि ऊपर 2 से गुना कर दो तो सेम हो जाएगा। तो यहां भी 2 से गुना हो जाएगा और यहां भी 2 से गुना हो जाएगा। अब तीसरा बर्तन में कितना जाएगा? तो 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और यहां पर 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 11:9 ऑप्शन नंबर कौन? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले 2 बर्तन को यदि मिला करके एक तीसरा बर्तन तैयार करना है तो पहले दोनों बर्तन के वॉल्यूम सेम होना चाहिए। एक में 10 है, एक में 5 है, तो इस 5 को 10 बनाइए। 5 को 10 बनाना होगा तो 2 से गुना करना होगा। 2 से यहां गुना किए तो ये दोनों में भी 2 से गुना हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, तीसरा बर्तन का आयतन आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट जरा सा गौर करिए। तो लोग शेयर नहीं कर रहा है सेशन को, ये तो गलत बात है। शेयर किया करो, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़ा करिए। जितने दोस्त को पर्सनली बोलनी है, पर्सनली बोल बोल करके उन लोग को जोड़नी है। पर्सनली बोलनी है कि भाई देखो सेशन स्टार्ट हो गया है 8 से 9, आपको रहना है तो रहना है एकदम 100%।
चाहे एग्जाम देना हो या ना देना हो, देना हो तैयो बैठो और नहीं देना है तैयो बैठो, क्योंकि नॉलेज एक इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज एक इन्वेस्टमेंट है जिसका प्रॉफिट आने वाला समय में आपको 100% मिलेगा। समझ गए? सारे लोगों को बैठाना, पड़ोसन को भी धर के लाना है, ठीक है? सुनो 14 नंबर सवाल देखो, कहता है कि राम नरेश मतलब राम नरेश एक नाम है, एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। वह उसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपया में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% हो तो पहली छूट ज्ञात करे कितना परसेंट होगा। ध्यान से सुनो भाई, मार्क प्राइस यहां था और मार्क प्राइस से 2 डिस्काउंट पे, एक x% और दूसरा कितना परसेंट, दूसरा दिया है हमारे पास 20%। 2 डिस्काउंट के बाद खरीदा है कितना में, 160 रुपया में। ध्यान से सुनिएगा, तो मार्क प्राइस से 2 डिस्काउंट के बाद इसमें खरीदा है, यानी मार्क प्राइस में होल वैल्यू का सीधा गुना करिएगा तो आ जाएगा ये वाला प्राइस। बाबू क्लियर है? मार्क प्राइस में होल वैल्यू के सीधा गुना करेंगे तो आ जाएगा ये नया प्राइस। तो आप ध्यान से देखो, मार्क प्राइस कितना दिया है भाई, 400। x% डिस्काउंट, तो x% के भिन्न में मान 100/100, डिस्काउंट है तो होल वैल्यू 100 माइनस x 100 और दूसरा डिस्काउंट है 20%, तो 20% के भिन्न में मान 1/5, डिस्काउंट है तो होल वैल्यू 4/5, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना बन गया है, 160 का। क्लियर है? देखो ये है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में दोनों डिस्काउंट के होल वैल्यू के सीधा गुना करिएगा तो बनेगा ये नया प्राइस। नया प्राइस में 2 चीज हो जाता है, नया प्राइस में कभी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कभी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, डजंट मैटर। नया प्राइस हुआ है तो बराबर में 160 लिखाएगा। अब यहां से कैलकुलेट करिए, 4 चौको 16 और कटेगा यहां से 40 दहा 400 और 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना? अब क्या करेंगे तो 2 से ही दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा 200 माइनस 2x बराबर कितना भाई, तो बराबर हो जाएगा 100। अब यहां से 2x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, इधर 100 आके घटेगा तो 100 और 2 से ही कटेगा तो x बराबर 50, यानी पहला छूट कितना परसेंट था, 50% सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा अच्छा लेवल पे सवाल था, मेहनत करना पड़ता है इस सवाल को बनाने के लिए। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, गलत बात है। जल्दी जल्दी बना के कमेंट किया करो, ठीक है? और नहीं बनता है तो भी लिखा करो कि सर नहीं बन रहा है सवाल, है हम आपको समझाते चलिए रहे, आप समझते चलिए चीजों को। क्लियर है? आइए भाई नेक्स्ट 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर क्या कहता है, 15 नंबर सवाल, यस सुनो। मोहित ने 10,000 रुपए की राशि 2 अलग अलग स्कीम पे एनएससी और पीपीएफ में क्रमशः 14% और 11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, और यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल रकम इतने रुपए हैं तो पीपीएफ में निवेश की गई राशि ज्ञात करें कितना होगा। बड़ा सुंदर सवाल है। दिक्कत इस बात का है कि बनाऊं कैसे, बोलो। चक्रवृद्धि ब्याज के, साधारण ब्याज के रहता तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती, लेकिन कोई नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के रगड़ेंगे। ध्यान से देखो कैसे रगड़ाएंगे भाई। देखो 10,000 रुपये था क्या भाई, प्रिंसिपल, इसको छोड़ दीजिए कुछ क्षण के लिए। 14% की दर से यदि हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो निकल जाएगा 14 + 14 + 14 गुने 14/100, यानी 14 और 14 28 और 196 बट्टा में 100 है तो आ जाएगा 29.96, है ना? पहला वाला का इंटरेस्ट बनेगा 29.96%। यदि मैं 11% वाला का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं तो 11 + 11 + 11 गुने 11/100 तो आ जाएगा 11 11 22 और 1 23.21%। तो यहां लिखेंगे भाई 23.21
21% बना दूसरा वाला का कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से देखिएगा, ये पहला वाला का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये दूसरा वाला का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो 6 और 1 7, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बनेगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बनेगा, लेकिन इतना परसेंट किसका काउंट होगा? 10,000 का। तो हम लिखेंगे ब्याज की कुल रकम इतना है। अच्छा, ब्याज की कुल रकम इतना दिया है। अच्छा भाई, ऐसा बात है, दोनों में अलग अलग लगाया है, तो ऐसे लिखना होगा, आपको इक्वेशन बनाना होगा। 10,000 में कुछ रुपया इधर और बाकी रुपया 10,000 माइनस x कर दो। क्लियर है? अब इसका ब्याज मिला कितना भाई? 29.96%। और इसका ब्याज मिला कितना? 23.21%। दोनों ब्याज को जोड़ लीजिएगा और बराबर में कितना लिखाएगा? जरा सा गौर करो, बराबर में लिखाएगा टोटल इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट कितना है? 2726 रुपया। अब यहां से जो x का मान आएगा वो आएगा पहला वाला। तो पहला वाला जोड़े थे हम लोग 14% वाला, इधर है, और इधर है आपका कितना परसेंट वाला? 11% वाला। और सवाल पीपीएफ वाला पूछ रहा है, 11% वाला पूछ रहा है, तो 10,000 माइनस x का मान लाना होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ जाएगा, हम मान सकते हैं, लेकिन सवाल बनाना होगा, आप छोड़ के भाग नहीं सकते। समझ गए? तो ये आपका होमवर्क रहा कि इस इक्वेशन को आप सोल्व करके आंसर बताएं कि x का मान आ जाएगा, तो 10,000 में से x घटा करके आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और थोड़ा सा मैं आसान भाषा में इसको समझ सकूं और सोचवाऊं आपको, तो 10,000 रुपए नहीं, कोई आसान भाषा नहीं लग पाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि 2 साल टाइम दिया है। सवाल नंबर आ जाओ भाई, सवाल नंबर 16 देख लो। 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष में इतने रुपए के लाभ में सी का लाभ कितना ज्ञात करें। ध्यान से सुनिए, बिजनेस वाला सवाल है, मतलब क्या बोलता है, साझेदारी वाला। ध्यान से सुनिए, पूंजी लगाएगा और जितने समय के लिए पूंजी लगाएगा, दोनों का जितना गुणनफल होगा उतना होता है प्रॉफिट। यानी एक लाइन में यदि समझाऊं तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। अभी सवाल में दिया था कि ए का पूंजी 12,000 है, बी का पूंजी 6,000 और सी का पूंजी 15,000। यानी यदि मैं पूंजी का रेशियो लिखने का प्रयास करूं तो 3 से कट रहा है, तो यहां हो जाएगा 4:2:3 का। क्लियर है? लेकिन जब तीनों के टाइम लिखिएगा तो कहता है शुरू तो ए और बी दोनों किया था, बाद में सी आया, तो शुरू ए और बी किया, मतलब ए और बी शुरू से अंत तक रहा। तो ए और बी शुरू से अंत तक रहने का मतलब हो गया 24 महीना। तो ए का टाइमिंग 24 माह और बी का भी टाइमिंग 24 माह। सी का टाइमिंग कितना? तो सी 8 महीना के बाद आया, तो 24 महीना में 8 महीना नहीं निकाल दो, सॉरी 8 महीना निकाल दो, तो 24 में से 8 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 8 से काट देंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूना 16। यहां से निकाल दो अब लाभ। लाभ होता है 4 तिया 12, यहां 2 तिया 6 और 3 दूना 6। काटेंगे तो आ जाएगा भाई 2:1:1 का, है ना। सवाल कहता है कि टोटल लाभ 33,600। तो टोटल लाभ को टोटल लाभ वाले भाग दीजिए 2 1 3 और 1 4 से। जिसको निकालना है उसको गुना कर दो, निकालना सी के है, तो सी कितना है भाई? 1। 1 से गुना भी करोगे तो 4 8 32 और 4 6 16, 8400, 84, अरे बाप रे 8400, 8,400 आएगा सवाल का उत्तर। सी का भाग कितना होगा? लाभ में सी का लाभ कितना होगा देख लीजिएगा कैलकुलेशन। यदि कैलकुलेशन सही रहा तो आंसर 8400 ही आएगा, और यदि कैलकुलेशन मिस्टेक रहा तो आप कैलकुलेशन सुधार करके बना लीजिएगा। बोलिए, बना लीजिएगा कि नहीं बनाइएगा? जल्दी से लिखिए कमेंट में, बोलिए। 5 रेशियो होगा सर, कहां 5 होगा बाबू?
अच्छा हाँ देखो यहाँ मिस्टेक था, है ना, तो सुधार कर लीजिएगा, सुधार करके आप बना लीजिएगा, ये आपका काम है। हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए हैं और हमारा मकसद आपको समझाना ही है और स्कोर बढ़ाना, कंसेप्ट क्लियर करना ही है। कैलकुलेशन आप करेंगे, ध्यान देंगे तो चीजें क्लियर हो जाती है। देखिए ऑनलाइन में थोड़ी सी कैलकुलेशन के लेकर परेशानी होती, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि सामने जब बच्चे बैठे होते हैं ना, तो कहीं मिस्टेक होती है तो तुरंत बच्चा पकड़ लेता है, मतलब क्योंकि बच्चा बहुत सारा रहता है तो किसी न किसी के माइंड में आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन में कोई होता नहीं होता, तो सामने भाई साहब कैमरा है, खाली हम आपको कैमरा के अंदर फील करते हैं कि आप कैमरा के अंदर बैठे हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तभी इतना अच्छा ढंग से आंख से आंख मिला करके पढ़ा पाते हैं, समझ गए। तो वो फील करके पढ़ाना होता है, तो वो फील करने के चक्कर में कैलकुलेशन भुला जाता है, कैलकुलेशन गोल हो जाता है। क्लियर है? आ जाओ सवाल नंबर, आ जाओ भाई 17। बस आप केवल सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए और सारे बच्चों को बताया भी करिए कि शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। बाकी हमारी जिम्मेवारी कि आपकी 25 मैथ में 25 कैसे सही होगा, और आपकी जिम्मेवारी है कि आप पर डे 8 बजे कैसे आ पाएंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। बाकी मैं फिर पहले भी कहा था और फिर कहता हूं कि पा लोगे कुछ भी, बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए। पा लोगे कुछ भी, बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए। लगा दोगे दुनिया में आग, बस एक चिंगारी होना चाहिए, समझ गए। तो दुनिया में आग लगाने के लिए चिंगारी एक रखिए, अंदर से जुनून रखिए पाने को 100%। इस बार सिलेक्शन 100%। सुनो, सोना पानी से 17 गुना भारी है, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबा से 9 गुना भारी है, तो तांबा यहां 9 रख दिए। किस अनुपात में मिलाए ताकि पानी से 12 गुना भारी हो जाए मिश्रण? ये दोनों का अंतर ले लो तो 3, ये दोनों के अंतर ले लो तो 5। आंसर 3:5 में, 3 और 5 होगा ना 12 गुना, ना 17 9 12, 12 5 17, ठीक है, 9 3 12, ठीक है, 3:5 सवाल का उत्तर हो जाएगा। सुधार कर लो, 3:5 यहां कर लो। क्लियर है? 3:5 कर लेना, ऑप्शन सुधार कर लेना है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, कोचिंग के नाम से ही टेलीग्राम है, कोचिंग के नाम है ना मैथमेटिक्स। और टेलीग्राम ही नहीं, इंस्टाग्राम भी वगैरह ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे भी बड़ी मजेदार मजेदार हम वीडियो वहां डालते रहते हैं। क्लियर है? तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम का आईडी है, पता नहीं लगता विकास कुमार विलियम्स मैथ करके है, शायद याद नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाओ, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाओ सारे लोग, ठीक है। आ जाओ भाई सवाल नंबर, रंजीत कुमार बाबू कहता है फिर से। देखो ऑनलाइन में फिर से की कोई खास जरूरत नहीं पड़ पाती बाबू, फिर से की जरूरत कब पड़ती है? जब ऑफलाइन में होते हैं। ऑनलाइन में दोबारा आप देख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? बाकी मैं फिर से शेर सुनाता हूं। शेर देखो, पा लोगे कुछ भी बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए, पा लोगे कुछ भी बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए, जला दोगे दुनिया को अपने आग से, बस एक चिंगारी होना चाहिए। तो चिंगारी जला करके रखिए, हम आपके साथ हैं। आ जाइए सवाल नंबर 18 पे आइए भाई। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार करती है और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार किया, तो इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई दिया नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई को आप मान लो x, तो ट्रेन की लंबाई x और रेलगाड़ी की लंबाई 110, तो ये हुआ टोटल दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये हुआ टोटल दूरी, और टोटल दूरी बटा समय 13.5, टोटल दूरी बटा समय करेंगे तो ये बन गया चाल। ये क्या बन गया भाई? चाल। दूसरा देखो, 205 मीटर लंबे रेलगाड़ी, 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में, तो 205 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसका मतलब टोटल दूरी हो जाएगा x प्लस 205 और बट्टा में समय, समय है कितना भाई? 18.25, तो दूरी बट्टा समय, तो ये भी हो गया क्या इसका? चाल। दोनों चाल क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। दोनों चाल जैसी बराबर करिएगा तो सोल्व करने के बाद x का कोई ना कोई एक सर्टेन मान आएगा, x का कोई ना कोई एक सर्टेन मान आएगा। अब x का मान जो आएगा वो यहां पर रखिएगा तो बन जाएगा चाल, चाहे यहां पर भी रखिएगा तो बन जाएगा चाल। और वही पूछ रहा है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या था,
तो चाल यहां भी है और चाल यहां भी है, लेकिन देखिए ऊपर मीटर रखे हैं और नीचे सेकंड रखे हैं, तो चाल मीटर पर सेकंड में होगा। तो x का मान रखने के बाद ये जो आएगा ये कहलाएगा चाल। क्या चाल हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। इसको गुना कर दीजिएगा 18/5 से, ताकि बदल जाए किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सारा ऑप्शन क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में दिया है। क्लियर है? चलें आगे, बोलो। कमेंट में लिखा करो, जल्दी जल्दी कमेंट किया करो। कोई प्रॉब्लम है तो बताया करो, और नहीं समझ में आया तो भी बताया करो। क्लियर है? कैलकुलेशन हम आपको पहले भी बताए हैं, ध्यान से देखिए। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम दो, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दोगे ना, अब एकरा से तुम नहीं बच सकता। ये जो देख रहे हैं ना पॉइंट, इससे नहीं बच सकता। ये देख रहे हो पॉइंट करने गया 13.5, इससे तुम नहीं बच सकता। पॉइंट वाला अब ज्यादातर डाटा दे रहा है भाई, तो पॉइंट का कैलकुलेशन आप खुद से करने का प्रयास करिए। हम आपको डाटा सेट करके दे दिए हैं, तो आप वो इसी छोड़ मत देना, बाद में कॉपी पे नोट डाउन करके उसको सोल्व करने का प्रयास करनी है। जितनी ज्यादा आप सोल्व करेंगे उतने ज्यादा आपका स्पीड होगा, सोचने की शक्ति पॉइंटों में बढ़ेगी। क्लियर है? पॉइंट में कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करिए। सवाल नंबर नेक्स्ट आइए। सवाल नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 डिग्री केंद्र वृत्तखंड को मोड़ करके शंकु के रूप दिया गया है, तो इस प्रकार बने शंकु के त्रिज्या ज्ञात करके कितना होगा। हमको पता होता कि ये सवाल आया है आपके इसी सेट में, तो हम इसका फिगर ला देते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हम आपको अच्छे से बता देंगे। 120 डिग्री का एक त्रिज्यखंड है, ऐसे। क्लियर है? और इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 21। ध्यान से सुनिएगा, त्रिज्या दिया है 21। अब कहता है कि इसको मोड़ करके शंकु बना दीजिए। इसको मोड़ करके क्या बना दीजिए? शंकु। ध्यान से देखो, हम आपको मोड़ करके दिखाते हैं जरा सा, देखो होता क्या है। इसी प्रकार से है ना, आप देख लो, इसी प्रकार से ही पेपर है। इसको मोड़ करके शंकु बनाइएगा तो ध्यान से देखिए, ऐसे मुड़ जाता है। ये देख रहे हो, शंकु बन गया। तो ये जो रेडियस है वो शंकु का एल का काम करता है। ध्यान से देखिए, जब ऐसे आप मोड़ते हैं तो शंकु का एल का काम करेगा रेडियस। ध्यान से देखिए ऐसे। तो ये वाला हमारा क्या था? इस त्रिज्यखंड का रेडियस था। तो आप कहेंगे कि बनने वाले शंकु का जो रेडियस हो जाएगा, सॉरी, शंकु का जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 21। यानी जितना ही लेटरल हाइट होगा वही हमारा होगा एल, शंकु का एल। और ये वाला कहलाता है शंकु के आधार का परिधि। आधार का परिधि देखिए, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग देखिए क्या बन रहा है शंकु में। एक मिनट, हवा चल जा रहा है तो उड़िया जा रहा है भाई। इसको ऐसे जब आप मोड़ोगे, निचला हिस्सा देख रहे हो, निचला हिस्सा ये देख रहे हो ना, ये बन गया क्या? शंकु के आधार के परिधि। अच्छा, ये वाला तो चाप होता है। ये वाला क्या होता है? चाप। चाप बराबर होता है आर गुने थीटा। तो यहां से आर है 21 और थीटा के मान 120 डिग्री। 120 डिग्री को पाई बट्टा 180 से गुना कर दीजिएगा तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको काटो, 60 दूना 120, 60 दिया 180, यानी 2 पाई बट्टा 3, यानी आर गुने थीटा। थीटा है 2 पाई बट्टा 3। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना होगा। 2 गुने पाई, पाई के मान 22/7 और गुना में 3 और गुना में 21, तो ये 21 से 21 कट गया, 22 दूना 44। ये कितना आ जाएगा? 22 दूना 44। ध्यान से सुनिए, ये है चाप और चाप बराबर होता है आर गुने थीटा। थीटा के मान रेडियन में 2 पाई बट्टे 3 रखिएगा, तो ये वाला आ जाएगा चाप की लंबाई हमारा 44। चाप की लंबाई 44 यानी आधार का परिधि। आधार का परिधि, तो शंकु के आधार के परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, लेकिन परिधि कितना दिया है भाई? 44। 44 से 44 कट गया तो रेडियस कितना आ गया? 7। रेडियस आ गए, एल आ गए। ध्यान से देखिए, यदि मैं एक शंकु बनाता हूं ऐसे, तो ये हो जाता है रेडियस 7 और एल हो गया 21। तो हमको ये वाला हो गया हाइट, शंकु का क्या हो गया? हाइट। जो कि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये वाला लंब है। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस कितना 7 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 में से घटा दीजिए 49, 11 में से 9 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा कितना 3, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 11 में से 9 जाएगा तो 2 और यहाँ बचा 3, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 3, 392। यहाँ से हाइट कितना आ गया, हाइट बराबर आ गया √192, √392 आया है। क्लियर है हाइट। अब निकालना है इसका वॉल्यूम। क्या निकालना है, धत्तेरी तो शंकु के त्रिज्या ज्ञात करना, उठा कर पटक देंगे त्रिज्या तो 7 हो जाएगा। हम शंकु के आयतन निकालने के चक्कर में निकालना है शंकु के त्रिज्या, आंसर कब्बे हो गया। दोबारा से समझा दूं, समझ लो ध्यान से, दोबारा से समझाता हूं, इतना मेहनत भी नहीं करना था भाई, हम ज्यादा मेहनत कर दिए। एक त्रिज्यखंड है जिसका एंगल 120 डिग्री है और रेडियस 21 है। कहता है कि इसको मोड़ करके शंकु बनाइए, तो शंकु बनाने का केस सिर्फ इतना होता है कि ये जो चाप है, ये चाप बन जाता है शंकु के आधार का परिमाप, ये जो चाप बन जाता है वो शंकु के आधार का परिमाप। तो ये चाप बराबर होता है r गुने थीटा, r बोले तो 21 और थीटा 120 डिग्री के मान होता है 2π/3, तो 2 गुने पाई, पाई के मान 22/7 और बट्टा में 3, तो 21 से 21 कट जाएगा तो 22 दूना 44, यानी ये वाला जो लेंथ आ गया है वो आ गए कितना 44। तो ये कहलाएगा शंकु के आधार के परिधि, यानी 2πr, 22/7, 2πr, लेकिन परिधि 44 है, तो 44 से 44 कट के रेडियस डायरेक्ट 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी। फालतू गिरी का हमने एल निकालना, हालांकि जरूरी इस बात का था कि एल और आर दोनों निकालने आ जाएगा, तो कभी कभी शंकु का आयतन पूछ देता है। तो आयतन बराबर आपको शंकु का याद है, शंकु का आयतन होता है 1/3πr² h। तो h हम लोग निकाल लिए थे अभी, √392 आया था, तो यहां पर लगा करके वॉल्यूम निकाला जा सकता था। क्लियर है। सवाल नंबर आइए 20 नंबर सवाल। तो लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, गलत बात है। लाइक और शेयर किया करो, और साथ में जो सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दिया करो। क्लियर है। हमारा मुहिम है, जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम ना हो हम आपको ऐसा तैयार कर देंगे मैथ के मामले में कि 25 में 24 तो छोड़ो, 24.99 हम आने नहीं देंगे, 2500 सवाल हम आपसे बनवा लेंगे। 100 नंबर सवाल प्री में हमारा रहेगा, 2500 का 100, समझ गए। बशर्ते आप केवल पर डे सेशन को देखा करिए। सुनिए, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और उसकी लंबाई ये है, तो बताएं कि चौड़ाई क्या होगा। ध्यान से सुनो भाई, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल ध्यान से देखो, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यदि उसमें हम भाग देते हैं लंबाई से, तो लंबाई से लंबाई कट करके चौड़ाई आ जाएगा, भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एरिया दिया है 2x² + 3x + 1 और लंबाई दिया है इतना, तो लंबाई से भाग दे दो, लंबाई 2x + 1 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, चौड़ाई कहलाएगा। क्लियर है। अब इसको देख लो कैसे लग जाएगा। 2x + 1 से भाग लगा देना 2x² + 3x + 1 में भाग लगा करके जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर। पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहो तो हम खुद सॉल्व कर देंगे। दूसरा ये भी है कि आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तोड़ सकते थे। एक मिनट रुको, यदि मैं 2x² + 3x + 1 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ता हूं तो हो जाएगा 2x² + 2x +1 + 1 + x हो जाएगा, रुक जाओ, +x + 1 बराबर 0। यहां पर 2x कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x + 1 और यहां पर +1 कॉमन लोगे तो x + 1, यानी एरिया हो गया 2x + 1 और इंटू में x + 1, ये हो गया एरिया। एरिया को लंबाई से भाग दे दो 2x + 1 से, तो ये आपस में कट करके x + 1 चौड़ाई हो जाएगा। x + 1 ऑप्शन नंबर कौन, बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप भाग यदि देते ना तो थोड़ा सा टाइम शायद ज्यादा लगने की संभावना था, तो हम भाग ना दे करके ऐसे ही बना दिए। क्लियर हुआ। अरे बोलो, बी नंबर सवाल बाबू ला भी दिया है, धन्यवाद, थैंक यू। जल्दी से सवाल नंबर 21 पे आ जाओ। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहते हैं भाई।
कहा गया है कि यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा में से समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे फिगर, यही जैसे बना लेते हैं। ऐसा होता है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। ये समचतुर्भुज के एक भुजा और दो में से एक विकर्ण 16 है। कितना है? 16 है। ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16 और एक विकर्ण भी क्या है? 16 है भाई। ध्यान से देखो, प्रत्येक भुजा, ध्यान से देखिए क्या कहता है कि समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण। तो एक भुजा यदि 16 है तो सारे भुजाएं 16 16 ही होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो सबका 16 16 ले लिए। और एक विकर्ण भी 16 है। आगे क्या कहता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें कितना होगा। समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। मतलब देखो यहां से कि D1 तो आपको एगो मालूम है, डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड आपको लाना पड़ेगा, विकर्ण दूसरा निकालना होगा। तो दूसरा विकर्ण देखिए कैसे निकालते हैं बाबू। दूसरा विकर्ण निकालने का क्या फंडा लगाऊं, ध्यान से देखिए। ये 16 था, तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगी। तो ये पूरा 16 था तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है तो ये वाला कर्ण हो गया, ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये वाला आधार तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। आधार बराबर हो जाएगा √16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करिएगा तो 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 और 8 का स्क्वायर 64। घटाओगे 6 में से 4 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो कितना? 2 और 15 में से 6 जाएगा तो 9 और यहाँ 1। 192 को लिख दो 64 गुने 3, 64 गुने 3, इसका वर्गमूल निकलेगा 8√3 है। ये वाला लेंथ हो गया 8√3, ये लेंथ 8√3 है तो ये वाला लेंथ भी 8√3 ही होगा, है ना। तो टोटल हो गया 8 और 8 16√3 बाबू। तो हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण हो गए 16 और एक विकर्ण हो गया 8√3, 8√3 जोड़ोगे तो 16√3। कैलकुलेशन करिए, 2 8 16, 8 6 48√3 आंसर हो जाएगा। 16 8 128 तेरी, तो 16 8 128 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी सवाल का आंसर कहलाएगा। क्लियर है? जब तक दूसरा विकर्ण नहीं निकालिएगा तब तक एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर है? कमेंट किया करो, जितना ज्यादा आप कमेंट करते हो, जितना ज्यादा आप लाइक करते हो, हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। हमारी मोटिवेशन आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। क्लियर है? सवाल नंबर आ जाओ भाई 22 नंबर सवाल देखिए, पाइप और टंकी की सवाल है। लॉजिकल सवाल है, बनेगा तो बड़ी जल्दी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सेट की गई है। ध्यान से देखिए, खाली टंकी को भरने के लिए दो पाइप क्रमशः X और Y है। पाइप X 10 घंटा में 2/3 भाग भरता है। ध्यान से देखिए, पाइप X जो है 2/3 भाग भरने में 10 मिनट लेता है, तो पूरा भरने में कितना लेगा? 15 मिनट लेगा। चलो ठीक है। दूसरा पाइप Y जो है वो 5 घंटा में 1/6 भरता है। Y 1/6 भरने में 5 घंटा, तो पूरा भरने में 6 5 30 घंटा लेगा। घंटा के रूप में भाई, यस सब घंटा के रूप में, तो यहाँ भी घंटा के रूप में लिखना होगा, घंटा के रूप में। तो A भरता है 15 घंटा में, B भरता है 30 घंटा में, तो दोनों मिलके भरेगा तो AB/A + B, AB/A+B। 15 गुने 30 और 15 और 30 45, 15 तिया 45 और 3 10 है 30, आंसर 10 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन? बी सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, ए का ओरिजिनल डाटा पहले हमने लाया X का, फिर Y का हमने ओरिजिनल डाटा लाया, और ए किसी काम को A दिन में, B उसी काम को B दिन में, तो दोनों मिल करके जब काम करेगा तो समय लगता है AB/A + B। इस चीज को याद रखिए। क्लियर है? AB/A + B। बोलिए वाह, क्या एवरेज वॉच टाइम है। एवरेज वॉच टाइम बहुत जबरदस्त है। ध्यान से देखो, एवरेज वॉच टाइम तो देख के हम दंग है। चलो ध्यान से देखिए आगे सवाल।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक 42% होना चाहिए और अधिकतम 450 अंक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए था? ध्यान से सुनिए भाई, एक परीक्षा जब आप देंगे तो उस परीक्षा का जो एफएम रहेगा, एफएम का मतलब फुल मार्क्स, एफएम जो रहेगा वो रहेगा 450 मार्क्स। क्लियर है? फुल मार्क्स 450। और कहता है कि पास होने के लिए 42% अंक की जरूरत होती है, तो 42% यानी इसका 42% निकालेगा तो पास कर जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 पंचे 45 और 2 पंचे 10 और 2 से काट देंगे तो 21, 21 नवा 189, ऑप्शन नंबर कौन? डी। यानी पासिंग जो मार्क्स है वो 129 है। क्लियर है? अब एक लड़की कहती है कि बताइए सर ये कैसे? तो कैसे मत सोचो, ये सोचो कि जब आप एग्जाम दिए थे मैट्रिक का या इंटर का, तो मैट्रिक में 500 नंबर का एग्जाम होता था, 500 नंबर का एग्जाम होता था, यस। अब 500 नंबर फुल मार्क्स था और पास जो था वो कितना परसेंट पर था? 30% पर था। तो आप 500 का ही ना 30% लाते हो तो आता है कितना? 150 पे पास होता है कि नहीं होता? तो यहां भी तो वही बात है कि टोटल मार्क्स है 450, पासिंग है 42% पे, तो टोटल का 42% निकाल दिए तो आ गया 189। सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है? सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है भाई? कहता है कि यदि x वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5, 8 बचता है। ध्यान से देखिए, 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है। आप डिफरेंस लेके देखो, सब में यहां आ गया 4 का, यहां भी 4 का, यहां भी 4 का, यहां भी 4 और यहां भी 4। इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट डिफरेंस, इसको बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। क्लियर है? यदि जिस नंबर से भाग देना है उस नंबर में से शेषफल को घटाइएगा तो कांस्टेंट डिफरेंस आएगा। अब इसको कांस्टेंट डिफरेंस बोलेंगे। एलसीएम ऑफ नंबर, इस नंबर का एलसीएम लिया आएगा, अब माइनस में कांस्टेंट डिफरेंस, बाब माइनस में कांस्टेंट डिफरेंस लिख दीजिए, तो इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर है? सबका एलसीएम निकाल देंगे और उसमें से कांस्टेंट डिफरेंस को घटा देंगे 4 को, तो वो आ जाएगा कौन बाबू? एक्स। सॉरी, हम आपको परेशान कर दिए, अब आज का एक ज्यादा चल गया होगा, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्या करें भाई, ठीक है, रुक नहीं सकता। ध्यान से सुनो, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर माइनस कांस्टेंट डिफरेंस, पहले एलसीएम ले लेना है, उसमें से कांस्टेंट डिफरेंस घटा देनी है, ये आ जाएगा एक्स का मान, लेकिन निकालना है एक्स का इस बार हम लाइट बता दिए आपको, आवाज रुक जा। कौन नाम लेता है जी? कोई नाम लेता है कि छींक आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, x का मान यहां से आ जाएगा, लेकिन निकालना है सवाल में, देखिए x का 150%, 150%, तो x का 150% निकाल करके ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। समझ गए? तो निकाल लीजिएगा x का मान और उसका 150% निकाल करके आप आंसर निकालने का प्रयास करना है। क्लियर है? सवाल नंबर आ जाओ 25 पे। 25 नंबर सवाल देखिए। अच्छा, 25 नंबर सवाल ट्रिगो का सवाल है, 2 इंटू साइन 30। अच्छा, यहां जितने भी वैल्यू दिए हैं एंगल, उस सबका मान आपको याद रहता है, 30, 45, 60 का तो याद रहता ही है, तो याद है तो मान पुट कर लो। ध्यान से देखो, 2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 बट्टा में 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब प्लस में 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मतलब हो गया, अच्छा भाग दे देते तो और आसान हो जाता। चलो अब तो बना लिए, कॉस 30 डिग्री √3/2 और साइन 30 डिग्री के मान 1/2। यहां देखिए ऊपर भी एलसीएम 2 है ना, अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 2 एकम 2, पहले इसी को कैलकुलेशन कर लो। ऊपर 1 हो गया, ऊपर 1 और नीचे एलसीएम 2 एकम 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 प्लस √3 हो जाएगा,
आई 2 ऊपर चल जाएगा भाई, क्लियर है। प्लस यहां देख लो 2 एकम 2 प्लस √3, अब बट्टा में 2, बट्टा में 2 है, गुना होकर के तो ये आपस में कट ही जाना है, ये इतना बट्टा 1 हो जाएगा, क्लियर है। एलसीएम ले लो, सेम बात, 2 प्लस √3, तो ये वाला यहाँ गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और ये वाला यहाँ गुना होगा यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां से गुना करोगे आप, बड़ी सर्दी कस के हो गया, कर लेगा बाबू, पता नहीं नाक डिस्टरबेंस कर रहा है, यहां से कर लो। 2 प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4√3 हो जाएगा, और बट्टा में 2 प्लस √3, क्लियर है। 2 4 6 6 3 9, 9 प्लस 4√3 है, तो ऐसा करिए कि 2√3 को कॉमन ले लो, 9 आ जाएगा ना, 4 2 6 3 9, कॉमन ले आएगा भी नहीं भाई, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच के साइन चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं शायद, है ना। आप कर लेंगे कैलकुलेशन, जल्दी से कमेंट में लिखो कि यस सर हम कर लेंगे, आप छोड़ दीजिए, बोलो कर लेगा बाबू कि मैं कर दूं, इतना हम लिख देते, मान आपको पुट कर देते हैं, सोल्व आप खुद से कर लीजिएगा। साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर लीजिए। थोड़ा सा सर सिंडिसेज बन रहा है ना, और मेरा सर्दी जरूरत से ज्यादा हो गया, चलिए कोई नहीं, 1 घंटा से ज्यादा सेशन हो गई, हमें भी पता नहीं था, और एवरेज व्यूज ड्यूरेशन बहुत अच्छा रहा। तो आगे के लिए हम लोग शाम में मिलते हैं 7 बजे, है ना, शाम में 7 बजे मिलते हैं ग्रुप डी का सेशन लेकर के, और सुबह में 8 बजे हम लोग मिलते हैं। ये दोनों सेशन में आप जरूर ज्वाइन हुआ करिए। यदि आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो शाम में 7 बजे एकदम प्रॉपर रहा करिए, और बिहार एसएससी का एग्जाम देना है तो सुबह में 8 बजे रहा करिए, क्लियर है। बाकी आज रखते हैं यहीं तक, बाकी खूब मेहनत करिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टैलेंट मैथमेटिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप जा करके देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, हमारे नाम से ही दिया हुआ है, वहां पे सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, फोटो तो पहचान ही लेंगे, है ना। चलिए आगे के लिए कल मिलते हैं, शाम में मिलते हैं 7 बजे, धन्यवाद, थैंक यू।